नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो लाया हूं विराम चिन्हों की। इसमें हम सीखेंगे विराम चिन्ह कितने हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उपयोग होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, MP टेट वर्ग 3 और BEd और एनी कंपटीशन एग्जाम, जहाँ जहाँ हिंदी आती है वहाँ ये विराम चिन्ह भी बहुत पूछे जाते हैं और इनका उपयोग भी पूछा जाता है कि कहाँ इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो और परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए मैं यही प्रयास करता हूँ कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैं ये वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से बने। तो आप हमारे साथ पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस फ्रेंड ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं अपनी हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना, मतलब रुकना, मतलब थोड़ा रुकना या अधिक रुकना। ये बात एक अलग है, लेकिन ठहरना या रुकना हमारा विराम का हमारा क्या है, अर्थ है। विराम का अर्थ हमारा ठहरना या रुकना। ठीक है, वाक्यों में विराम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जो हमारे वाक्यगत सेंटेंस होते हैं उनमें विराम के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह, जो वाक्य दिया रहता है उसमें जो चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो अब इस चिन्हों को हम भली भांति क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, हमारी पहली हेडिंग है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम हमारा पहली हेडिंग है, जिसका शाब्दिक होता पूरा रुकना। इसका नाम ही है कि पूर्ण विराम, मतलब पूरा रुकना। ये चिन्ह प्रत्येक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है चिन्ह? ये चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। आपको ध्यान देना है कि विराम चिन्ह हमेशा वाक्य के अंत में ही लगता है, आप कभी बीच में न लगाना। यदि आप पूर्ण विराम चिन्ह को आप बीच में लगाते हो तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये चिन्ह प्रत्येक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। नोट है कि प्रश्नवाचक व विस्मयबोधक वाक्य में नहीं लगाया जाता। ठीक है, जो हमारे पूर्ण विराम चिन्ह होता है, ये चिन्ह हमारा, यदि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह सवाल है, यदि प्रश्नवाचक हमारा वाक्य है या विस्मयबोधक वाक्य है, तो इन वाक्यों में हम इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे दिया एग्जाम्पल में, आकाश में ललिमा छाई है। आकाश में ललिमा छाई है, तो मैंने वाक्य में पूर्ण विराम लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। कह दें कि राम घर जाता है, हम कह दें राम घर जाता है, तो जाता है के बाद हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे है के बाद। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी अर्धविराम। ठीक है, कैसा? अर्धविराम। नंबर 2 अर्धविराम। अर्धविराम का हमारी चिन्ह है, आप चिन्ह भी आप भली भांति पहचान लीजिए कि ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है, एक बिंदी और नीचे कॉमा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका आधा ठहराव, मतलब अल्प ठहराव। अर्धविराम अल्प ठहराव मतलब थोड़ा रुकना। प्रयोग यह उपवाक्य या वाक्यांश को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है कहाँ होता है? उपवाक्य या वाक्यांश को दूसरे उपवाक्य से जोड़ना। यदि हम वाक्य को दूसरे से जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं कि बिजली चमकी, फिर भी वर्षा नहीं हुई। फिर भी वर्षा नहीं हुई, तो बिजली चमकी, इसके बाद हमने अर्धविराम लगाया, तो यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे। बिजली चमकी, फिर भी वर्षा नहीं हुई। हमेशा पढ़ेंगे सेंटेंस को किस प्रकार से पढ़ेंगे? बिजली चमकी, फिर भी वर्षा नहीं हुई। थोड़ा देर हम पर रुके, अर्धविराम लिया, तो ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। हम थोड़ा रुकेंगे, फिर हम आगे का वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। क्या रखा है? सभी प्रकार की उपाधियाँ। क्या? सभी प्रकार की उपाधियों के लेखन में इसका प्रयोग होता है। जितनी प्रकार की यहाँ उपाधियाँ मिलती हैं, जैसे MA की, BEd की, BSc की,
तो यहाँ हमारे जी चिन्ह लगाया जाता है, जैसे एम ए, फिर हमने अर्धविराम लगाया, लिखा एम एड लिखा। यदि हम कहते हैं बी एस सी फिर अर्धविराम चिन्ह लगा दे बी एड, अर्धविराम का चिन्ह लगा दे फिर कहते हैं बी एड। तो जो चिन्ह लगा है अर्धविराम का, ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह होता है, दो महत्वपूर्ण डिग्रियों को जोड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, तीसरा है हमारा, तीसरा दिया गया है कौन सा, अल्प विराम। अब था अर्धविराम, अब है अल्प विराम। अल्प विराम में हम थोड़ा कॉमा लगाते हैं ओनली, बस। ठीक है, अर्धविराम में क्या करते थे, अर्धविराम में हमारा बिंदी और एक कॉमा था, लेकिन अल्प विराम में हमारा ओनली कॉमा अकेला है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना, मतलब बहुत ही कम समय के लिए रुकना। अब ज़्यादा नहीं रुकना है, यहाँ पर थोड़ा ही रुकना है। एक ही प्रकार के शब्द प्रयोग करने के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे हम कह दें करेला, भिंडी, टमाटर और परवल, ये क्या सब्जी के नाम में लिए। जब हम सब्जियों के नाम ज़्यादा लेते हैं तो हम कॉमा के माध्यम से लिखते हैं। यदि हम किसी का भी नाम लें, यदि हम किसी शहरों के नाम लिखेंगे तो हम कॉमा लगा के रख लिखते हैं, है ना। किसी भी शहर के नाम लिखते हैं तो हम कॉमा लगा के लिखते हैं, या किसी स्टूडेंट या किसी विद्यार्थी या किसी का भी नाम लिखते हैं हम तो कॉमा लगा कर ही नाम लिखा जाता है। तो एक कॉमा ही हमारा क्या अल्प विराम कहलाता है। ठीक है, अंतिम अक्षर के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। यदि कोई अंतिम अक्षर दिया गया तो इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे अंतिम अक्षर में परवल, तो हमने टमाटर और परवल के बीच में और सब लगाया, ना कि कॉमा लगाया। ठीक है, तो ये कह रहा है, नोट कह रहा है कि अंतिम अक्षर के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे अंतिम अक्षर इसमें क्या दिया, परवल दिया गया, परवल के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया, क्या लगाया, और शब्द का प्रयोग किया, तो हम अंतिम अक्षर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तारीख या दिनांक लिखने पर इसका प्रयोग किया जाता है। तारीख या दिनांक लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, दिया 15 अगस्त 1947, ऐसे लिखते हैं हम 15 अगस्त 1947। लिख दे 5 जनवरी 2050, कुछ भी लिख सकते हैं। तो तारीख या दिनांक लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयरों की भांति शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इसे वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है, अब हमारा कि अंक लिखते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंक लिखेंगे तब भी इसका प्रयोग करेंगे। क्यों, हम लिखें 4, 5, 43, कुछ भी लिखें, हम कोई भी अंक लिखें, हम लिख दें 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, तो हम संख्याओं अंक भी लिखने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार से होता है, जो हाशिया के प्रकार का होता है। हाशिया के प्रकार का जो हमारा इस प्रकार का चिन्ह होता है प्रश्नवाचक का। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इन चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने या प्रश्न पूछने में किया जाता है। यदि इसका प्रयोग कहाँ होता है, यदि हम कुछ संदेह प्रकट करें, संदेह हो वहाँ पर, या हम प्रश्न पूछें वहाँ पर भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा हम कह दें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा, क्या कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न पूछ रहे हैं। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो लास्ट में हम पूर्ण विराम क्या कैसे लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रश्न है कि कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब 5वां दिया गया है विस्मय बोधक। कौन सा, विस्मय बोधक। ये हमारा विस्मय बोधक का चिन्ह होता है, एक डंडा खींचते हैं और नीचे बिंदी लगाते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इनका संबोधन, आज हम का संबोधन करें, हर्ष, शोक, हर्ष में खुशी में, शोक में, विस्मय में, घृणा में, या भय या व्यंग आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब विस्मयबोधक चिन्ह कहाँ कहाँ होता है, यदि हम कहीं किसी को संबोधन करें, या हर्ष उत्पन्न हो, या शोक हो, या घृणा करें, या भय मतलब डर का अनुभव हो, तो वहाँ से इस वाक्यों में हम क्या करते हैं, इस विस्मयबोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक नोट दिया गया है कि कभी कभी ये वाक्य अंत में भी लगाया जाता है।
क्या कभी कभी इसको हम क्या वाक्य के अंत में भी क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, जैसे दिया गया हमारे एग्जाम्पल के माध्यम से आप बिल्कुल समझ सकते हो। लिखा वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह, तो वाह के बाद क्या लगा है, विस्मय बोधक लगा है। तो वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो क्या लास्ट में हमारा विस्मय बोधक का चिन्ह लगा है। ठीक है, अरे तुम कब आए, अरे के बाद ही भी विस्मय बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। हाय अब क्या होगा, तो हाय के बाद जो चिन्ह लगा हुआ जी हमारा विस्मय बोधक का चिन्ह है। तो मैं आशा करता हूँ आपको विस्मय बोधक समझ में आया होगा कि ये विस्मय बोधक का चिन्ह कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो आप जान लेंगे कि संबोधन में होता है, हर्ष में होता है, शोक में होता है, और घृणा में होता है, और डर में होता है, मतलब भय लगे। तो अब दिया हमारा 6वां क्वेश्चन। 6वां हमारा हेडिंग दी गई है कि उदाहरण या अवतरण चिन्ह एक दो प्रकार के होते हैं, एक हरा और दो हरा। मतलब एक हरा में हमारा एक इन्वर्टेड कॉमा होता है, दो हरा में दो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। ठीक है, तो हम एक हरा का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि कवियों के उपनाम हुए, कवियों के उपनाम हुए, वाक्य के बीच में विदेशी शब्द आने पर, या वाक्य है उसके बीच में कोई विदेशी शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम एक हरा का क्या करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दिया है एग्जाम्पल में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला में क्या है, हमारा ये उपनाम है, तो हमने एक हरा से हमने इसको प्रदर्शित किया है। ठीक है, किसी लेखक की रचना में, यदि किसी लेखक की रचना है यदि, उसमें भी हम एक हरा का प्रयोग करते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रचना की, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, तो कामायनी भी हमने एक हरा का प्रयोग किया है। ठीक है, और नोट नंबर 2 है कि नोट नंबर में 2 में क्या कह रहा है, किसी लेखक कवि विचारक के कथन को, किसी लेखक कवि विचारक के कथन को ज्यों का त्यों लिखने पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, दोहरा का, किसका, दोहरा का। ठीक है, तो रहीमन धागा प्रेम का, तो क्वेश्चन में लिखा है दो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा है और लास्ट में भी लगा है, तो जो हमारा दोहरा है। ठीक है, कि रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए। कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात की गई है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। है ना, ये कहा गया है कि जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम है वो एक धागे का रूप है, प्रेम एक हमारा धागे का रूप है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए, प्रेम को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और हमारे सेकंड लाइन में कहा है कि टूटे तो फिर ना जुड़े, यदि किसी से हमारा विश्वास, किसी से प्रेम यदि हमारा टूट जाता है तो वो फिर नहीं जुड़ता है, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यदि किसी कारणवश जुड़ भी जाए तो क्या पड़ेगा, उसमें गांठ पड़ जाएगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मतभेद बना ही रहेगा, फिर मतलब पूर्ण विश्वास नहीं रहेगा। इस अर्थ का जी अर्थ था, बहुत अच्छी बात है। अब दिया हमारा 7वां कि योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से हमारे योजक चिन्ह होता है, छोटा सा डैश लगा देते हैं तो हमारे योजक चिन्ह कहलाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसको भी आप जान लीजिए कि हित या सहचर शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, सामाजिक पुनर्रक्त युग्म शब्दों में भी इनका प्रयोग होता है। नोट दिया गया है कि द्वंद्व समास में अधिक प्रयोग होता है। क्या, द्वंद्व समास में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होता है, योजक चिन्ह का। ठीक है, सबसे ज़्यादा योजक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। तो डैश हमारा जो छोटा सा डैश होता है, जहाँ ये छोटा सा डैश लगा रहता है वो हमारा योजक चिन्ह कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, इसे हम कह दें माता पिता, तो माता के बाद जो डैश लगा है बीच में ये हमारा योजक चिन्ह है। हम कह दें राम सीता, राम डैश सीता, तो जो डैश ही हमारा क्या है, योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है 8वीं, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये थोड़ा योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से ये थोड़ा बड़ा होता है। इसमें दिया गया है कि संवादों को लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम डैश लगा दिया, तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, ये लंबा डैश लगा है, जो हमारा निर्देशक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा दिया गया है कि कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, जैसे दिया तुलसीदास में उदाहरण में दिया गया है कि तुलसी जी ने कहा, फिर उसने डैश लगा दिया। ठीक है, कहना, लिखना, बोलना और बताना, इन चारों शब्दों में भी हमारा निर्देशक का भी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में दिया गया तुलसी जी ने कहा, डैश लगा दिया। किसी प्रकार की सूची में, किसी प्रकार की सूची में पहले किया जाता है, क्या किसी प्रकार की सूची होती है तो उसमें भी हमारा क्या होता है, इससे निर्देशक का भी चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे प्रथम श्रेणी के पास होने डैश नाम, फिर डैश लगा दिया। तो ये हमारा जो लंबा चिन्ह लगा होता है ये हमारा निर्देशक का चिन्ह होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है लाघव या संक्षेप चिन्ह। लाघव या संक्षेप चिन्ह, संक्षेप में होता है एक हम ओनली बिंदी लिख देते हैं, बस बिंदी वाला चिन्ह लगा देते हैं हल्का सा। तो किसी बड़े नाम या शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए, कोई यदि बड़े नाम आते हैं हमारे, कोई बड़े शब्द आते हैं, उनको क्या संक्षेप में लिखने के लिए, मतलब छोटा करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए, या कोई बड़े नाम दिए गए हैं या बड़े शब्द दिए गए हैं, इनको संक्षेप में लिखने के लिए संक्षेप चिन्ह का, इसी बिंदी का भी प्रयोग करते हैं, छोटी वाली बिंदी का। ठीक है, जैसे दिया गया एग्जाम्पल में, जा बिंदी लगा दिया, ना बिंदी लगा दिया, नी फिर बिंदी लगा दिया। तो इस शब्दों को हमने क्या किया, शॉर्ट में लिखा है, संक्षेप में लिखा है। इसका पूरा हम लिख सकते हैं जन, नगर, निगम। इसका जो पूरा संक्षेप मतलब सीधा बड़ा नाम हो गया, और संक्षेप में लिखने के लिए ज लिखा बिंदी लगा दी, न लिखा बिंदी लगा दी, नी लिखा वो बिंदी लगा दी। ठीक है, दिया है सेकंड वाला एग्जाम्पल, कृपया पृष्ठ उल्टाइए। कृपया पृष्ठ उल्टाइए, पृष्ठ मतलब पेज को उल्टाइए। तो कृपया को हमने क्या किया, क्रे लिखा, शॉर्ट में लिख दिया क्रे, फिर प्रे लिखा, इसको भी शॉर्ट में लिख दिया, और उ लिखा तो इसको शॉर्ट में लिख दिया बिंदी लगा करके। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखना, किसी बड़े नाम को शॉर्ट में लिखना हमारा संक्षेप चिन्ह का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए। ठीक है, अब आए हमारा कोष्टक। एक हमारा चिन्ह कोष्टक भी होता है कि किसी कठिन शब्द को दर्शाने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। यदि कोई चिन्ह, यदि कोई शब्द है, कठिन शब्द है, उसको हमें क्या करना है, लिखना है, तो हम इसको क्या कहते हैं, किसी कोष्टक में बंद करके लिख देते हैं। ठीक है, और कोष्ठ किस प्रकार भी हो सकते हैं, बड़ा छोटा कोष्ठ भी हो सकता है, मंझला कोष्ठ भी हो सकता है, और बड़ा कोष्ठ में भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया गया है कि हंस पद या त्रुटि बोधक। इसके दो नाम हैं, हंस पद या त्रुटि रोधक का चिन्ह किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से चिन्ह होता है। ठीक है, जो हमारा चिन्ह है हंस पद का या त्रुटि बोधक का, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी वाक्य को लिखते समय अगर कोई अक्षर छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य में हमारा कोई शब्द छूट जाता है, तो इससे हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके हम उस शब्द को लिख देते हैं जो छूट गया है। जैसे कि तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें क्या है, मुझे शब्द क्या है, छूट गया, धोखे से छूट गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसी चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और मुझे शब्द लिख देंगे, मुझे शब्द लिख देंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट बता रहा है हमारा कि रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, तो इस प्रकार के चिन्ह का, इसका चिन्ह होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। यदि कोई शब्द, यदि कोई अक्षर, यदि कोई वाक्य हमारा इम्पोर्टेंट आ गया वाक्य में कहीं पर भी, तो हम इसी रेखांकन का प्रयोग करते हैं, उसे अंडरलाइन कर देते हैं, उस महत्वपूर्ण चिन्ह को क्या है, अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे कि लिख दिया हमने एग्जाम्पल में राजा राम मोहन राय, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। तो यही अंडरलाइन ही हमारा रेखांकन चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब दिया हमारा चौथा, कौन दिया, 13वां दिया है लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह, डैश डैश गुणा गुणा, इस प्रकार का इसका चिन्ह होता है। जब किसी वाक्य में अनुच्छेद का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, जब किसी वाक्य में अनुच्छेद का कोई अंश, कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, तो उससे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि कोई हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, अनुच्छेद मतलब कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इस पैराग्राफ में कुछ अंश छोड़ देते हैं,
तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसने दिया हमें भारत डॉट डॉट देश है, भारत डॉट डॉट देश है, तो महान देश है, भारत एक महान देश है। तो इस शब्द को हमें पूरा नहीं लिखा, हमने बीच में डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार का हम इसे कहते हैं लोभ सूचक चिन्ह, ठीक है। अब दिया लास्ट और अंत है हमारा विवरण चिन्ह। कौन सा? विवरण चिन्ह दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप जान लीजिए विवरण चिन्ह को। विवरण चिन्ह हमारा इस प्रकार का होता है, दो बिंदी लगी होती हैं और बीच में डैश लगा होता है, ठीक है। किसी विषय पर विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्याख्या में प्रयोग अधिक होता है, नोट लिखा है कि व्याख्या में इसका प्रयोग अधिक होता है। यदि हम किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ विराम चिन्ह। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।